गुड इवनिंग। टॉपिक है आज का कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध। 11th क्लास फिजिक्स, कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध। तो कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध जानने के लिए पहले आपको कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, है ना, और घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में। टॉपिक है कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध। कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध। तो देखिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा में आप लोगों को पता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा इसका डेरिवेशन अलग से पढ़ना था, पीछे सब कुछ दिया गया है प्लेलिस्ट में, 11th क्लास प्लेलिस्ट। ई बराबर होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और कोणीय संवेग बराबर एक फार्मूला होता है, कोणीय संवेग एल बराबर होता है आई ओमेगा। यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा का ये जो फार्मूला होता है, ये इसको हमने पीछे डिराइव करके बताया है। पीछे लेक्चर में आप कहीं देख सकते हो घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक। और कोणीय संवेग एल बराबर आई ओमेगा भी होता है, इसको भी आप किसी पीछे लेक्चर में देख सकते हो, कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध से। ठीक है ना। अब इन दोनों की सहायता से, यानी इन दोनों में हमको संबंध लाना है। ठीक है ना। दोनों के बीच में हमको क्या लाना है? संबंध। कैसे लाएंगे देखना। मान लिया किसी पिंड का, जड़त्व आघूर्ण आई कोणीय संवेग एल तथा कोणीय वेग ओमेगा है। मान लिया किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण आई, कोणीय संवेग एल तथा कोणीय वेग ओमेगा है। तो हम जानते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा ई बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, तथा कोणीय संवेग एल बराबर आई ओमेगा। तो ओमेगा बराबर L/आई। कोणीय संवेग एल बराबर आई ओमेगा, तो ओमेगा बराबर L/आई। समीकरण 1 व 2 से इसको यहाँ रख दो, ओमेगा का मान यहाँ रख दो। ई बराबर 1/2 आई L/आई का स्क्वायर। तो ई बराबर 1/2 आई, और ये एल स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर। एक ठो आई से ये कट गया, एक ठो आई से एक ठो आई कट जाएगा ना। तो ई बराबर L स्क्वायर बटे 2 आई, ये या 2 आई।
ठीक। ये तो ई बराबर एल स्क्वायर अपान 2i, या कि फिर ये ई क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये समीकरण, इसको कोई समीकरण 3, समीकरण 3 और ये समीकरण 4। तो समीकरण 3 भी और समीकरण 4, समीकरण 3 भी कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध है, समीकरण 4 भी, ठीक है ना। लिख सकते हो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध है, ठीक है ना। ये कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध दोनों है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, ठीक है ना। इसके बाद इसी में है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी इसी में है, ठीक। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम इसी टॉपिक में समझ लीजिए। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसके लिए कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो बल आघूर्ण होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि टाउ बराबर होता है dl अपान dt। ये यानी बल आघूर्ण जो होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ये है, सुनिए, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, यदि बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उस पिंड का जो कोणीय संवेग होता है वो नियत होता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये होता था कि बल न लगाया जाए तो रेखीय संवेग नियत, बल न लगाया जाए तो रेखीय संवेग नियत, अब बल आघूर्ण न लगाया जाए तो, जैसे बल न लगाया जाए तो रेखीय संवेग नियत, तो वो था रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और इसमें बल न आघूर्ण न लगाया जाए तो कोणीय संवेग नियत। क्या कहा गया है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम में ये रहता था कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रेखीय संवेग नियत रहता था। और इसमें क्या होता है कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर या किसी पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो नियत रहता है। अर्थात बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए मीन्स टाउ बराबर, तो कोणीय संवेग नियत रहता है मीन्स यल बराबर नियतांक, है ना। ये ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, तो देखिए इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए, इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। अर्थात यदि टाउ बराबर 0 तो L बराबर नियतांक। इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति देखिए, प्रमाण। हम जानते ये हैं, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, हम जानते हैं कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये सिद्ध हो चुका है। हम जानते हैं कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। अर्थात dl/dt बराबर टाउ। अब यदि बल आघूर्ण न लगाया जाए अर्थात टाउ बराबर 0 तो समीकरण 1 से dl/dt बराबर 0, dl/dt बराबर 0। और जब dl/dt बराबर 0 होगा तो इसका अर्थ होता है कि L बराबर नियतांक। ये आप जान लीजिए कि यदि dl/dt बराबर 0 है तो L का मान क्या होगा? नियतांक। यानी आपको ये बता दें कि यदि किसी का अवकलन 0 है, यदि किसी का अवकलन, तो जो किसी है वो क्या होगा? यहाँ L का अवकलन क्या है? इसका अर्थ हुआ कि L जो है वो क्या होगा? बात समझ रहे हैं? किसी का अवकलन 0 यदि है तो वो नियतांक आय है। यदि किसी का अवकलन 0 है तो वो कौन है? नियतांक। तो नियतांक का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पर dl/dt बराबर 0, L का अवकलन 0 है, इसका अर्थ हुआ कि L क्या होगा? नियतांक। और L बराबर होता है, L की जगह पर लिख सकते हैं I ओमेगा बराबर नियतांक। क्यों? क्योंकि L बराबर होता है I ओमेगा, L बराबर नियतांक, तो यहाँ L की जगह क्या लिख दिया? I ओमेगा, तो I ओमेगा और नियतांक। या इसी को लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, ये भी जानते रहिएगा। इसी को ज़रूरत पड़ने पर I1/I2 बराबर ओमेगा 2/ओमेगा 1, ये भी जानते रहिएगा, है ना। कि यदि ये है कि यदि जड़त्वाघूर्ण बढ़ेगा तो कोणीय वेग घटेगा। जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
ठीक है ना। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग एक दूसरे से क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये इस बात को जानते रहना। यानी आपको बता दें, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग एक दूसरे से क्या होते हैं, लिख सकते हो, अंत में लिख दीजिए। स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि किसी पिंड का या निकाय का जड़त्व आघूर्ण घटने पर कोणीय वेग बढ़ता है। यदि बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो आपको बता दें, जैसे क्या होता है कि एक रस्सी आप ले करके और उस रस्सी को आप ऐसे घुमाते जाओ कि वो हाथ में आपकी लिपटती जाए, है ना। मान लो एक रस्सी के किनारे पर एक पत्थर बांध लीजिए, कोई वस्तु, और उसको घुमाते जाओ, ऐसे घुमाओ कि वो रस्सी आपके हाथ में क्या हो, लिपटती जाए। तो जैसे जैसे रस्सी की लंबाई कम होती जाएगी तो उसका वेग बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो कि रस्सी आपके हाथ में चारों तरफ लिपट रही है ना। और लास्ट में कुछ मान लो कोई पत्थर बांध दिए, कुछ वस्तु को लटकाए हैं, है ना, भार के लिए। अब ऐसे घुमाते जाओगे तो जब आपके ऊपर इसमें हाथ में रस्सी लिपटती जाएगी, तो जैसे जैसे उसकी रस्सी की लंबाई छोटी होती जाएगी तो उसका वेग जो है क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वजह जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये आपका हाथ हो गया, ये रस्सी हो गई, ये पत्थर है और ये दूरी है, ये द्रव्यमान। तो ये जैसे जैसे क्या होगा, ये जब रस्सी लिपटेगी तो आर का मान क्या होगा, आर का मान कम होगा, आर का मान कम होगा। और जब आर का मान कम होगा तो आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। तो आई का मान क्या होगा, कम होगा। और जब आई का मान कम होगा तो ओमेगा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आई और ओमेगा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है ना। जैसे ये ऐसे मान लो घुमा रहे हो और ये रस्सी लिपटती जाएगी, तो लिपटती जाएगी तो आर का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब आर का मान कम होता जाएगा तो इस फार्मूला से जड़त्व आघूर्ण का मान कम होगा, और जब जड़त्व आघूर्ण का मान कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। ये होता है। तो वो तो घूर्णी गति में जब कोई पिंड की बात थी, ये अलग अलग कंडीशन पर है ना। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब इससे इस फार्मूला पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसका वीडियो आगे मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो थैंक यू।